नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के व्याख्यान में। आज हम अध्याय 8 आनुवंशिकता का सिद्धांत भाग 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी अनुभाग 8.1, 8.2 और 8.2.1 पढ़ने वाले हैं। तो यह रहा आप सभी के सामने अस्वीकरण। अब जानते हैं सीखने के उद्देश्य, यानी कि हमें यह समझना है कि आनुवंशिक विरासत और उत्परिवर्तन के माध्यम से प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। आगे हम प्रजनन के दौरान विविधताओं को बनाए या फिर विविधताओं को बनाने में डीएनए प्रतिकृति की भूमिका पर चर्चा करेंगे। फिर हमें यह भी पहचानना होगा कि पीढ़ियों दर पीढ़ी विभिन्नताएं कैसे संचित होती है। तो आज के अध्याय के लिए अनुक्रमणिका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम आनुवंशिकता का परिचय देंगे, जिसमें हम जानेंगे कि आनुवंशिकता होता क्या है। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि जनन में आनुवंशिकता के दौरान विभिन्नताएं कैसे जमा होती हैं। इसके बाद हम आनुवंशिकता के बारे में और विस्तार में जानेंगे, जो कि 8.2 है। फिर हम इसके लक्षण जानेंगे कि इनके क्या क्या लक्षण होते हैं, तथा हम इन सभी का फिर व्याख्यान का सारांश देंगे और इसी सब पर आधारित कुछ एनसीईआरटी के पाठ्यगत प्रश्न को हम हल करेंगे और मुख्य बिंदु जानेंगे। और फिर अंत में आपको कुछ रोचक प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपको हल करने होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम जीवन की विविधता के आधार के बारे में। यानी कि आनुवंशिकता की बात अगर हम करें तो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षण माता पिता से उनके बच्चों तक पहुंचते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का संचरण माता पिता से संतान में, यानी कि इसे अगर हम विस्तार में जाने तो इसका मतलब है कि माता पिता से जीन, शुक्राणु और अंड कोशिका के माध्यम से संतान में मिलते हैं। इसी जैविक जानकारी के प्रवाह के कारण बच्चों में आंखों का रंग, ऊंचाई और बालों की बनावट जैसे गुण अपने पूर्वजों के समान विकसित होते हैं। फिर क्योंकि संतान को अपने आधे जीन माता से और आधे पिता से मिलते हैं, इसीलिए उनके शारीरिक लक्षण और स्वभाव माता पिता से मेल खाते हैं। यह आनुवांशिक निरंतरता का ही परिणाम है कि वे अपने परिवार के सदस्यों जैसे दिखते हैं। विभिन्नता के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक प्रजाति के व्यक्तियों के बीच लक्षणों या गुणों में अंतर है, यानी कि एक ही माता पिता की संतानों या एक ही प्रजाति के जीवों के बीच जो सूक्ष्म या स्पष्ट अंतर पाए जाते हैं उन्हें विभिन्नता कहते हैं। यह अंतर जीन के नए संयोजनों और वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं तथा समरूप जुड़वा को छोड़कर अन्य भाई बहनों में अलग अलग जीन संयोजन भी होते हैं। निषेचन के दौरान होने वाले जीनों के यादृच्छिक मिश्रण के कारण ही माता पिता की संतानें होने के बावजूद वो एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। प्रजनन वह मौलिक प्रक्रिया है जो जीवन की निरंतरता बनाए रखती है। यह न केवल माता पिता के गुणों को आगे बढ़ाती है, बल्कि नए जीन संयोजनों के माध्यम से नए बदलाव भी पैदा करती है, जो कि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं, आपको डीएनए का चित्र दिखाया गया है जिसमें आनुवांशिक सामग्री भी उपस्थित है, यानी कि जिसे हम आनुवांशिक सामग्री कहते हैं। इसमें नीले रंग की घुमावदार सीढ़ी जैसे कई हेलिकल संरचनाएं दिखाई गई हैं, जो कि आपके डीएनए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रजनन में विविधता क्या होती है, यानी कि प्रजनन में भिन्नता और यह आबादी में आनुवंशिक विविधता में कैसे योगदान करती है, इस पर संक्षेप में चर्चा हमें करनी है। तो प्रजनन के दौरान आनुवंशिक सामग्री अगली पीढ़ी में जाती है। त्रुटियों या जीनों के मिश्रण के कारण संतान माता पिता से मिलते जुलते हैं और पूरी तरह एक जैसे नहीं होते हैं।
अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है, इसलिए संतान आनुवंशिक रूप से समान होती है। हालांकि डीएनए प्रतिकृति के दौरान होने वाली छोटी मोटी त्रुटियां विविधता का कारण बनती हैं। लैंगिक प्रजनन में दो जनकों के जीन आपस में मिलते हैं, जिससे विविधताओं के नए और सफल संयोजन बनते हैं। यह प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विविधता पैदा करती है, जो प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण है। गन्ने जैसे पौधे आमतौर पर अलैंगिक प्रजनन द्वारा उठाए जाते हैं। इस विधि में नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, इसलिए उनमें विविधता बहुत कम दिखती है। लैंगिक प्रजनन करने वाले जानवरों में नर और मादा युग्मकों का संयन यानी कि संलयन होता है। जीनों के इस अनूठे मिश्रण से विशिष्ट लक्षण और स्पष्ट विविधताएं अलग पीढ़ी में दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और विभिन्नताएं और वंशागति की खोज के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, विभिन्नताएं ही विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति है। ये जीवों को बदलते पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करती है, जिससे कुछ जीवित रहते हैं और प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। विभिन्नताएं बनाने और वंशागत करने की क्रियाविधियां लैंगिक प्रजनन के दौरान जीनों का मिश्रण और डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन विभिन्नताएं पैदा करते हैं। फिर ये विविधताएं अगली पीढ़ी में वंशागत होती हैं तथा क्या होगा, जिससे नए गुणों वाले जीव बनते हैं। फिर वंशागति यह सुनिश्चित करती है कि संतान में प्रजाति की बुनियादी शारीरिक संरचना, जैसे मानव संतान हमेशा मानव ही होगी, बनी रहे। यानी कि साथ ही यह सूक्ष्म परिवर्तन, जैसे आंखों का अलग रंग या ऊंचाई में अंतर भी कुछ ना कुछ जरूर लाती है। फिर प्रत्येक पीढ़ी विभिन्नताएं वंशागत करती है और नई बनाती हैं। यानी कि प्रजनन के हर चक्र में माता पिता से प्राप्त विभिन्नताएं आगे वंशागत होती हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए की नई प्रतियां बनने के दौरान कुछ नई विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, जिससे विविधता का पुल बढ़ता रहता है। वंशागति के सिद्धांतों का अध्ययन करके हम समझ पाते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के समान क्यों दिखते हैं और भिन्न क्यों होते हैं, यानी कि जीनों के नए संयोजन और उत्परिवर्तन के कारण। तो यहाँ आप चित्र देख सकते हैं, जिसमें उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति दिखाई गई है। शीर्ष पर दिखाए गए पहली पीढ़ी के जीव, यानी कि जो सबसे ऊपर है, मान लीजिए कि वो दो संतति को जन्म देंगे। ठीक है, उस जिनकी ये दो संतति जिनको वो जन्म दे रहे हैं, फिर जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी, परंतु विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगा। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए 4 जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। कुछ भिन्नताएं विशिष्ट होंगी, जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं, जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। आगे बढ़ते हैं और प्रजनन के दौरान विभिन्नताएं को समझते हैं। यानी कि यह वह जैविक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि संतान अपने माता पिता से पूरी तरह समान न हो। ये विभिन्नता जीवों को पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करती है और विकास का मुख्य आधार होती है। वंशागति के दौरान आनुवांशिक सामग्री अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। इस प्रक्रिया में कभी-कभी सूक्ष्म परिवर्तन या उत्परिवर्तन हो जाते हैं, जो संतानों में नए लक्षणों को पैदा करते हैं। फिर हर नई पीढ़ी न केवल अपने माता पिता से प्राप्त विभिन्नताओं को विरासत में पाती है, बल्कि डीएनए की प्रतिकृति के दौरान होने वाली नई त्रुटियों के कारण नए अंतर भी पैदा करती है, जिससे विविधता बढ़ती जाती है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक होता है, इसलिए
आनुवंशिक सामग्री समान रहती है। उदाहरण के लिए अमीबा या बैक्टीरिया में नए जीव लगभग आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, सिवाय कुछ सूक्ष्म परिवर्तनों के। फिर अगर अब हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु मुख्य रूप से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। उनमें डीएनए प्रतिकृति बहुत सटीक होती है, इसलिए संतानों के बीच न्यूनतम आनुवंशिक अंतर होता है। केवल उत्परिवर्तन ही विविधता का एकमात्र स्रोत है। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों जनकों के जीन आपस में मिलते हैं। जीनों के इस मिश्रण और क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया के कारण अलैंगिक प्रजनन की तुलना में कहीं अधिक विविधता उत्पन्न होती है। विभिन्नता का उत्तरजीविता और विकास का प्रभाव जानते हैं। हर विभिन्नता जीव को फायदा नहीं पहुंचाती है। कुछ तटस्थ होती है, जबकि कुछ हानिकारक भी हो सकती है। उत्तरजीविता का अवसर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वह विशेष गुण जीव को उसके विशिष्ट पर्यावरण में कितना लाभ देता है। विभिन्नताएं पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं, यानी कि एक ही विभिन्नता अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए ठंडे वातावरण में मोटी फर जीवन रक्षक हो सकती है, लेकिन गर्म रेगिस्तान में यह हानिकारक हो सकती है। लाभ पर्यावरण के संदर्भ में परिभाषित होता है। फिर हम बात करते हैं एक उदाहरण की, यानी कि यदि किसी जीवाणु में ऊष्मा प्रतिरोधी होने की विभिन्नता है, तो वह सामान्य जीवाणुओं की तुलना में ऊष्मा तरंग जैसी चरम स्थिति में बेहतर तरीके से जीवित रह पाएगा और प्रजनन कर पाएगा। यह एक लाभदायक विभिन्नता का उदाहरण है। फिर पर्यावरणीय कारकों द्वारा विभिन्न रूपों का चयन, यानी कि प्रकृति जैसे कि जलवायु परिवर्तन, शिकारियों का दबाव आदि उन जीवों का चयन करती है जिनमें जीवित रहने के लिए अनुकूल गुण होते हैं। इस प्राकृतिक चयन प्रक्रिया में कम अनुकूल गुण वाले जीव धीरे धीरे कम होते जाते हैं। विकासात्मक प्रक्रियाओं का आधार बनता है, यानी कि लाभदायक विभिन्नताओं का चयन होना और पीढ़ियों तक वंशागत होने की ही विकास का मुख्य आधार है। समय के साथ ये छोटे बदलाव मिलकर नई प्रजातियों के निर्माण का कारण बन सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि चित्र में हम देख सकते हैं गर्मी प्रतिरोधी बैक्टीरिया। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उच्च तापमान के संपर्क में जीवित रह सकते हैं, अक्सर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी। ये बैक्टीरिया आमतौर पर गर्म झरनों या भूतापीय क्षेत्रों जैसे वातावरण में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अनुवंशिक लक्षण की। तो अनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? वे विशिष्ट गुण हैं जो एक जीव को अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। ये लक्षण जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं और किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। यानी कि अनुवंशिकता के नियम जैसे प्रभाविता का नियम यह बताते हैं कि कौन से लक्षण संतान में प्रकट होंगे और कौन से छिपे रहेंगे। यानी कि ये नियम जीन के व्यवहार को सटीक रूप से परिभाषित करते हैं। शुक्राणु और अंडे के माध्यम से डीएनए का संचरण यह सुनिश्चित करता है कि अनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हों। इसी कारण संतान अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं। कोशिका विभाजन यानी कि माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन की सटीक जैविक प्रक्रियाएं अनुवंशिक सामग्री की विश्वसनीय और स्थिर वंशागति सुनिश्चित करती हैं, जिससे प्रजातियों की बुनियादी संरचना बनी रहती है। आंखों का रंग या रक्त समूह जैसी विशेषताएं केवल माता पिता से नहीं बल्कि पिछली कई पीढ़ियों यानी कि दादा दादी नाना नानी से भी वंशागत हो सकती है, क्योंकि जीन परिवार में संचित रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और अनुवंशिक लक्षणों को जारी रखेंगे। यानी कि बच्चा माता पिता से मूल विशेषताएं विरासत में प्राप्त करता है। मतलब कि
निषेचन के समय माता और पिता दोनों के जीन मिलकर बच्चों की आनुवंशिक संरचना बनाते हैं। इसी कारण बच्चों के चेहरे की बनावट या स्वभाव अक्सर अपने माता पिता से मेल खाते हैं। लैंगिक जनन के दौरान जीन का पुनर्संयोजन होता है, जिससे नए गुण पैदा होते हैं। बच्चों को आधे लक्षण माता से और आधे पिता से मिलते हैं, जिसके मिश्रण से एक नया और अनूठा स्वरूप बनता है। एक ही प्रजाति होने के बावजूद लोगों में त्वचा का रंग, कद, नाक की बनावट जैसे अनगिनत विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं पर्यावरण के साथ अनुकूलन और जीन में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। अब देखिए, लिखा हुआ है कि बुनियादी मानवीय विशेषताएं स्थिर हैं। इसका मतलब है कि विविधताओं के बावजूद मानव के बुनियादी अंग और शारीरिक संरचना जैसे 2 हाथ, 2 पैर, मस्तिष्क की बनावट पीढ़ी दर पीढ़ी समान रहती है। यह स्थिरता प्रजाति की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आनुवंशिक भिन्नता और व्यक्तिगत अनुभवों का मेल हर इंसान को दुनिया में दूसरों से अलग पहचान देता है। यहाँ तक कि समरूप जुड़वा में भी सूक्ष्म अंतर होते हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं एक गतिविधि यानी कि क्रियाकलाप 8.1 की। तो कक्षा में सभी विद्यार्थियों को उनके कानों का अवलोकन करना है, यानी कि अपनी कक्षा के प्रत्येक छात्र के कानों की बनावट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दें कि उनके कान का निचला हिस्सा यानी कि कर्णपाली चेहरे से अलग है या उससे जुड़ा हुआ है। तो आप उन छात्रों की अलग अलग सूची बनाएं जिनके कान के लोब मुक्त हैं या संलग्न हैं। कुछ छात्रों की संख्या के आधार पर दोनों प्रकार के कानों वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालें। कक्षा के हर विद्यार्थी से उनके माता पिता के कानों की बनावट के बारे में जानकारी एकत्रित करें। इस जानकारी को एक तालिका में व्यवस्थित रूप से दर्ज कर लें। कान के यानी कि छात्र के कान की बनावट की तुलना उसके माता पिता के कान की बनावट से अब करें। यह देखें कि कितने मामलों में बच्चों का लक्षण माता पिता के समान है या उनसे भिन्न है। यानी कि एकत्रित किए गए साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि कौन सा लक्षण अगली पीढ़ी से अधिक प्रभावी होता है। आनुवंशिकी के आधार पर एक संभावित नियम बताएं कि माता पिता से बच्चों में यह गुण किस प्रकार स्थानांतरित होता है। देखिए, अगर जुड़ा हुआ होगा तो इस चित्र की तरह दिखेगा जो दूसरा चित्र है, और अगर जुड़ा हुआ नहीं होगा तो पहले चित्र की तरह दिखेगा। तो यह छवि मानव कानों के 2 अलग अलग प्रकारों को दर्शा रही है। अब हम इस गतिविधि के अवलोकन के बारे में जानते हैं, तो उसका उदाहरण देखते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कुल छात्र आपके सामने जो है वो 40 है। जिनकी स्वतंत्र कर्णपाली है वो 24 छात्र है, यानी कि 60%, और 16 छात्रों के कर्णपाली सिर से जुड़े हुए हैं। यह लक्षण स्वतंत्र कर्णपाली की तुलना में कम छात्रों में पाया जाता है। आइए माता पिता के कर्णपालियों का सहसंबंध देखें। दोनों माता पिता स्वतंत्र कर्णपाली और बच्चा भी स्वतंत्र कर्णपाली का निकला, ऐसे 15 मामले देखे गए। फिर दोनों माता पिता के संलग्न कर्णपाली हो और बच्चा संलग्न कर्णपाली यानी कि 8 मामले, यानी कि उसे कैसा देख गए हैं, 8 मामले देखे गए हैं। फिर एक माता पिता स्वतंत्र कर्णपाली का है और एक संलग्न कर्णपाली, बच्चा स्वतंत्र कर्णपाली, तो इसके कितने मामले हैं? इसके 9 मामले हैं। तो हालांकि यह कम बार हुआ, लेकिन कुछ मामले यानी कि 8 मामलों में संलग्न लक्षण वाले माता पिता का गुण बच्चों में दिखाई दिया गया, भले ही दूसरे माता पिता में स्वतंत्र लक्षण था। तो आगे बढ़ते हैं। अब आज के व्याख्यान का सारांश जान लेते हैं कि संतति को एक मूल शारीरिक बनावट विरासत में मिलती है, लेकिन उनके सूक्ष्म भिन्नताएं भी होती हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक नई पीढ़ी अपने माता पिता के मुख्य शारीरिक विशेषताएं प्राप्त करती है, जिससे प्रजाति की पहचान बनी रहती है। हालांकि आनुवांशिक सामग्री के मिश्रण या प्रतिलिपि में
त्रुटियों के कारण बच्चों में थोड़े बहुत अंतर या भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। एक ही प्रजाति के सदस्यों में मूलभूत समानताएं होती हैं क्योंकि उनका अधिकांश डीएनए समान होता है। डीएनए की नकल के दौरान होने वाली छोटी छोटी गलतियां ही इन मामूली भिन्नताओं का मुख्य कारण बनती हैं। लैंगिक जनन में माता और पिता दोनों से आए जीन आपस में मिलकर एक और नया अनूठा संयोजन बनाते हैं। यह मिश्रण केवल डीएनए त्रुटियों की तुलना में कहीं अधिक विविधता पैदा करता है, जिससे कई पीढ़ियों में व्यापक अंतर देखने को मिलते हैं। फिर जो भिन्नताएं एक पीढ़ी में उत्पन्न होती हैं, वे अलग पीढ़ियों को विरासत में मिलती हैं और चलती रहती हैं। हर नई पीढ़ी में कुछ और नई भिन्नताएं जुड़ती जाती हैं, जिससे प्रजाति के भीतर कुल विविधता समय के साथ बढ़ती जाती है। सभी भिन्नताएं किसी विशेष वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करती है। दूसरी ओर कुछ भिन्नताएं हानिकारक हो सकती हैं और जीव के जीवित रहने की संभावना को कम कर सकती हैं। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। फिर हमने यह भी जाना था कि प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपयोगी भिन्नताओं वाले जीव अधिक जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। समय के साथ ये सफल लक्षण पूरी आबादी में आम हो जाते हैं, जिससे प्रजाति के सदस्यों के बीच समानता और अनुकूलन पैदा होता है। तो यह था सारांश। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसी विषयों पर आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन प्रक्रिया सफल विविधताओं की संख्या को अधिकतम करती है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, मुकुलन या क्लोनिंग। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखिए, लैंगिक प्रजनन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया सफल विविधताओं की संख्या को अधिकतम करती है। आइए इसका स्पष्टीकरण जानते हैं। देखिए, अब यह सही उत्तर क्यों है? क्योंकि लैंगिक प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जीव यानी कि आमतौर पर नर और मादा इसमें दोनों शामिल हैं, तो जीव इसमें शामिल होते हैं। इसमें प्रत्येक जनक से आनुवंशिक सामग्री यानी कि शुक्राणु और अंडाणु के रूप में मिलकर एक नया जीव बनाती हैं। यह संयोजन सुनिश्चित करता है कि नई संतानों में दोनों माता पिता के गुण मौजूद हों। फिर दो जनकों के जीनों में मिश्रण से संतानों में विविधता की एक विस्तृत श्रृंखला बनती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है। इसकी तुलना में अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक होता है, इसलिए उत्पन्न संतानें आनुवंशिक रूप से समान क्लोन होती हैं। यह उच्च विविधता ही प्रजातियों को बदलते वातावरण में बेहतर ढंग से अनुकूलित होने में मदद करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अलैंगिक प्रजनन में विभिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? तो पहला विकल्प है पर्यावरणीय कारक, दूसरा है बड़े संरचनात्मक परिवर्तन, तीसरा है डीएनए प्रतिकृति में छोटी मोटी त्रुटियां और चौथा है यादृच्छिक उत्परिवर्तन। तो ये जानते हैं कि इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, यानी कि डीएनए की प्रतिलिपि बनने में छोटी मोटी त्रुटियां अलौकिक प्रजनन में विभिन्नताओं का मुख्य कारण होता है। तो आइए इसका स्पष्टीकरण जानते हैं। देखिए, इसका मतलब है कि अलैंगिक प्रजनन ऐसे संतान उत्पन्न करता है जो आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। मतलब क्या होगा यहाँ पे? अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है, इसलिए संतति को सारा आनुवंशिक पदार्थ उसी से मिलता है। इसी कारण संतान अपने जनक की सटीक प्रतिलिपि या क्लोन होती है। क्योंकि इन संतानों को दो अलग अलग जनकों के जीन का मिलन नहीं होता, इसीलिए विविधता के अवसर बहुत कम होते हैं।
नई विशेषताओं या विभिन्नताओं का एकमात्र मुख्य स्रोत कोशिका विभाजन के समय होने वाले आकस्मिक परिवर्तन भी होते हैं। फिर छोटी मोटी त्रुटियां या गलतियां तो तब होती हैं जब डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है जिससे हल्के आनुवंशिक अंतर पैदा होते हैं, यानी कि जब कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाता है तो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में कभी कभी सूक्ष्म गलतियां भी हो जाती हैं। इन छोटी त्रुटियों के कारण ही संतान में अपने जनक से हल्के आनुवंशिक अंतर पैदा होते हैं। तो यहां पर है यह चित्र 8.1। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं प्रश्न 3, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न 3 है कि लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है, यानी कि ये अक्सर समान संतान उत्पन्न करते हैं, वे प्रजातियों के बीच एक यांत्रिक एक रूपता की ओर ले जाते हैं। विकल्प ग है वे अधिक विविधता उत्पन्न करते हैं, या वे विकासवादी प्रक्रिया विकासवादी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। तो आपके पास यह प्रश्न है जिसका आपको सही उत्तर देखना है। तो सोचिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। देखिए इसका सही विकल्प है विकल्प ग, यानी कि वे अधिक विविधता उत्पन्न करते हैं। इसका स्पष्टीकरण जानते हैं। तो जब हम लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों जनकों का योगदान होता है, जहां उनमें युग्मकों के मिलने से संतान बनती है। इस प्रक्रिया में माता और पिता दोनों के डीएनए मिलते हैं, जिससे संतान में जीनों का एक बिल्कुल नया और अनूठा मेल तैयार होता है। फिर क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर जैसी क्रियाएं होती हैं, जिनमें गुणसूत्र आपस में आनुवंशिक जानकारी की अदला बदली करते हैं। यह प्रक्रिया ताश के पत्तों को फेंटने की तरह है, जो सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक युग्मक में जीनों का संयोजन अलग और विविध है। जीनों के निरंतर फेरबदल और दो अलग अलग जनकों के मिश्रण के कारण पैदा होने वाली संतान अपने माता पिता की हूबहू नकल नहीं होती। प्रत्येक संतान आनुवंशिक रूप से विशिष्ट होती है, जिसके कारण एक ही माता पिता की दो संतान भी आपस में भिन्न दिखाई देती है। यह आनुवंशिक विविधता प्रजातियों को बदलते पर्यावरण, बीमारियों और कठिन परिस्थितियों के प्रति अधिक सहनशील बनाती है। विविधता के कारण ही बेहतर गुणों वाले जीव जीवित बच पाते हैं, जिससे जैव विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो आशा है आपको यह उत्तर भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न 4। यह प्रश्न है कि कुछ विभिन्नताओं में दूसरों की तुलना में बेहतर उत्तरजीविता की संभावनाएं क्यों होती हैं। तो विकल्प है प्रकृति द्वारा यादृच्छिक चयन के कारण, दूसरा है पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, तीसरा विकल्प है विभिन्नताओं के समान रूप से सफल होने की संभावना है, तथा चौथा विकल्प होता है कि विभिन्नताओं में समरूपता के कारण। तो आइए इसमें इसका सही विकल्प चुनते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि इसका हल है कि जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी या शिकारियों का डर प्रकृति में दबाव पैदा करते हैं। ये कारक एक छलनी की तरह काम करते हैं, जो केवल उन्हीं जीवों को आगे बढ़ने देते हैं जिनमें इन कठिन परिस्थितियों को झेलने की क्षमता होती है। फिर पर्यावरण ही यह तय करता है कि किसी जीव से कौन सी विशेषता उसे जीवित रखने में मदद करेगी। जो लक्षण विपरीत परिस्थितियों में भोजन खोजने या सुरक्षा करने में सहायक होते हैं, उन्हें ही फायदेमंद लक्षण माना जाता है।
तथा जिन जीवों के पास अनुकूल लक्षण होते हैं वे दूसरों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं। लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के कारण उन्हें प्रजनन करने और अपनी वंश वृद्धि करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं तथा ये लाभप्रद लक्षण फिर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं जिससे वे जनसंख्या में अधिक सामान्य हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन जीवों में बदलते पर्यावरण के अनुसार ढलने वाले गुण नहीं होते वे अक्सर प्रजनन की आयु तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं, यानी कि इस कारण उनके कमजोर लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाते और वह धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब आपके सामने कुछ रोचक प्रश्न हैं जो कि आपको दिए जा रहे हैं। तो यह रोचक प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं ताकि आप आज के इस व्याख्यान का निष्कर्ष निकाल सकें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि अलैंगिक प्रजनन की तुलना में लैंगिक प्रजनन विभिन्नताएं उत्पन्न करने में कितना प्रभावी होता है, यानी कि आपको बताना होगा कि वह कितना प्रभावी है। तथा दूसरा प्रश्न है कि विभिन्नताओं के संचय की अवधारणा को यह समझने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्यों विकसित होता है, कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्यों विकसित होता है। तो ये कुछ रोचक प्रश्न हैं जो आपको स्वयं हल करने हैं जिससे आप इस पूरे व्याख्यान का पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकाल पाएंगे तथा हर एक तथ्य को समझ पाएंगे। तो आज के लिए हमारा यह व्याख्यान यही समाप्त होता है। आशा है आपको यह व्याख्यान पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो इस व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।